नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का जो हमारा विषय है वह है वंशानुक्रम, पदाधिकार, उत्तराधिकार और निवास। नातेदारी व्यवस्था में वंशानुक्रम, पदाधिकार और उत्तराधिकार तथा निवास महत्वपूर्ण पक्ष है। हम इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम वंशानुक्रम। आदिम एवं सरल समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति का पद निर्धारण, उसके अधिकार एवं कर्तव्य, संपत्ति पर अधिकार तथा दूसरे व्यक्तियों से संबंध आदि का प्रमुख आधार जन्मजात संबंध होते हैं। प्राथमिक सामाजिक समूह बंधुत्व से जुड़े होते हैं और अधिकांश उनकी सदस्यता वंशानुगत क्रम में निर्धारित होती है। बंधुत्व एवं वंशानुक्रम किंगशिप एंड इन ए डेसेंट एक ही शब्द नहीं है। कई बार इनसे स्पष्ट अंतर करना कठिन होता है। वंशानुक्रम को परिभाषित करने के लिए हम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैविक आधारों का सहारा लेते हैं। तो वंशानुक्रम शब्द को रिवर्स ने कहा है कि दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। एक उस विधि के रूप में जिससे किसी समूह की सदस्यता का निर्णय किया जाता है तथा दूसरा उन अनुरीतियों के लिए जिनके द्वारा संपत्ति या पदवी और अधिकार का संचारण होता है। वंशानुक्रम परिभाषित करते हुए पिंडिंगटन लिखते हैं कि वंशानुक्रम के नियम वो हैं जो एक व्यक्ति को सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। इसी सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है। वंश संबंधी के बारे में निम्न महत्वपूर्ण बातें हैं। वो है वंश का संबंध एक पूर्वज अथवा जन्म स्रोत से होता है। ये पूर्वज काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है। अगला बिंदु है वंश पर आधारित संगठन ने के सदस्यों में घनिष्ठता संबंध पाए जाते हैं और वंश के आधार पर विवाह, यौन संबंध एवं संपत्ति अधिकारों के दावे निर्धारित किए जाते हैं। जो वंशानुक्रम निर्धारित की विधियां निम्न प्रकार से होती हैं। सबसे पहले पितृपक्ष होता है, फिर मातृपक्ष होता है, फिर द्विपक्ष होता है। जब हम वंशानुक्रम की गणना पिता या माता में से केवल एक पक्ष के आधार पर ही करते हैं तो ये गणना एक पक्षीय वंशानुक्रम कहलाती है। एक पक्षीय वंशानुक्रम के दो भेद हैं। एक में गणना पितृपक्ष की जाती है, दूसरे में मातृपक्ष से। पितृपक्ष में वंशानुक्रम गणना पुरुष की ओर से की जाती है, अर्थात जब एक व्यक्ति का वंशानुक्रम उसके पिता के पक्ष के लिए गिना जाता है तो वह पितृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। पितृवंशीय वंशानुक्रम का सर्वप्रथम प्रयोग रोमवासियों ने किया था, क्योंकि उनके यहाँ स्त्रियों द्वारा वंशानुक्रम निश्चित करने के लिए कोई शब्द नहीं था। इसलिए हम पितृवंशीय वंशानुक्रम में प्राचीन से चला आ रहा है। पितृवंशीय से संबंधित सभी बिंदु में पितृबंधु कहते हैं। मातृवंशीय एक व्यक्ति की वंश गणना स्त्री या पक्ष अर्थात माता की ओर से की जाती है तो उसे हम मातृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं। इस प्रकार के संबंधित सभी बंधुओं को सदोहर बंधु कहते हैं। एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पिता माता दोनों के संबंध होते हैं मातृबंधु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन जो भी पितृपक्षीय एवं नाना नानी, मामा मौसी जो भी मातृपक्षीय हैं वो मिलकर मातृबंधु कहलाएंगे। मातृपक्षीय वंशानुक्रम भारत में नागे, गारो, घासी, नायर, अमेरिकन इंडियन, ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में देखने को मिलता है। द्विपक्षीय वंशानुक्रम
यह वंश का निर्धारण माता अथवा पिता में से किसी एक की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है। ऐसे वंशक्रम को हम द्विपक्षीय वंशक्रम कहते हैं। द्विवंशीय प्रणाली, ये प्रणाली अफ्रीका की असांटिकी और आमोर जनजातियों में है तथा भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एवं पोलिनेशिया की नई जनजातियों में प्रचलित है। एक परिवार के बच्चे जैसे भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन आदि के संबंधों के बंधुत्व व्यवस्था संबंधु कहलाता है। ये तो होता है वंशानुक्रम। फिर इनके कार्य, प्रकार्य क्या क्या हैं? वंशानुक्रम का एक प्रमुख कार्य बहिर्विवाह के पक्ष में को तय करना है, अर्थात विवाह के योग्य एवं विवाह के अयोग्य परिवारों को ये तय करना है। इसके अतिरिक्त एक वंशानुक्रम के सदस्य धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों के कुल देवताओं की पूजा सम्मिलित रूप से करते हैं। वंशानुक्रम समूह में सत्ताधारी अधिकार संगठन की निहित होता है और शक्ति प्राय वरिष्ठ पुरुषों के हाथ में होती है। अधिकांश आदिम एवं पूर्व औद्योगिक समाजों में वंशानुक्रम का महत्व बंधुओं के विस्तार को बनाने की दृष्टि से नहीं है, वरन आधार पर यह भी निर्धारित किया जाता है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को संगठन किन किन पक्षों में हो सकता है। दूसरा है हमारा पदाधिकार। पदाधिकार के बारे में आप बताते हैं तो वैज्ञानिक रिवर्स ने संचारण की व्यवस्था के लिए पदाधिकार अथवा या पदोत्तराधिकार शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द के प्रयोग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह शब्द उसके विधि संबंधी प्रयोग से कुछ विरुद्ध पड़ता है, जिसमें उत्तराधिकार के शब्द का प्रयोग संपत्ति के लिए ही प्रयुक्त होता है। ये अन्य शब्द ढूंढने का सुझाव देते हैं। वे पदोत्तराधिकार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा का पद उत्तराधिकार उसका पुत्र होता है और एक व्यक्ति के उत्तराधिकार से हमारा आशय उसके हिताधिकार या उसकी पदवी के अंतरण से होता है। अन्य उपयुक्त शब्द मिलने तक के पदोत्तरण के लिए पदोत्तराधिकार के प्रयोग को ही स्वीकार करते हैं। पिंडिंगटन ने भी कहा है कि पदाधिकार मातृवंशी हो सकता है। मातृवंशी के पुरुष या कोई पद उसके किसी मातृवंशी बंधु की हस्तांतरित होता है, जो सामान्य उसकी बहन का पुत्र भी होता है। मातृवंशी से कई बार ये भ्रम हो जाता है कि संपत्ति स्त्रियों की दी जाती होगी, किंतु बात ऐसी नहीं है। आदिम समाजों में सामान्य स्त्रियों का राजनीतिक कार्यों में कोई हाथ नहीं होता है। ये कभी कभी अपना प्रभाव भी रखती हैं। पितृवंशीय एवं मातृवंशीय पदाधिकार के वास्तविक अंतर यह है कि पहले पितृवंशीय नातेदारी उत्तराधिकार होती है, जबकि दूसरे मातृवंशीय नातेदार। दोनों ही स्थितियों में इस पक्ष को लेकर लचीलापन पाया जाता है। वास्तविक में कौन सा रिश्तेदार उत्तराधिकारी होगा? जब कोई उत्तराधिकारी अयोग्य या अपरिपक्व और अप्रतिष्ठित हो जाता है तो उसे छोड़कर उसके स्थान पर प्रतिनिष्ठ एवं योग्य को उत्तराधिकारी प्रदान किया जाता है। तीसरा है संपत्ति उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु जब हम संपत्ति के संचरण की चर्चा करते हैं तो उसके लिए संपत्ति उत्तराधिकारी शब्द का प्रयोग करते हैं। पद की भांति आदिम समाजों में संपत्ति भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होती है। उत्तराधिकारी को परिभाषित कहते हैं। जैसे संपत्ति अधिकार का किस प्रकार से है? वंश एवं लिंग, आयु एवं वरीयता, वसीयत एवं स्वेच्छा और अन्य आधार। इसमें भी वंश एवं लिंग में पितृवंशीय मातृवंशीय मिश्रित होता है और स्वेच्छा वरीयता में
जेठाधिकार होता है, कनिष्ठाधिकार भी होता है और मिश्रित होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वंश एवं लिंग पर आधारित उत्तराधिकारी। जब संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्धारण वंश एवं लिंग के आधार पर किया जाता है तो उसके दो रूप सामने आते हैं, पितृवंशीय एवं मातृवंशीय। शुद्ध पितृवंशीय उत्तराधिकार में संपत्ति पिता के पुत्रों को प्राप्त होती है। इससे लड़की एवं स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं होता है। मातृवंशीय अधिकारी में संपत्ति का आचरण माँ से पुत्री को होता है और पुत्री को अधिकार नहीं पुत्रों को अधिकार नहीं होता है। ये नियम भारत में खासी जनजाति में देखने को मिलता है। इसके अलावा समाजों में पितृवंशी एवं मातृवंशी उत्तराधिकारी एवं मिश्रित रूप का पाया जाता है, जिसमें एक प्रकार की संपत्ति के उत्तराधिकारी पुरुष होते हैं और दूसरे प्रकार की संपत्ति केवल स्त्रियों की होती है। वह पितृवंशीय उत्तराधिकारी के साथ साथ मातृवंशीय या मातृवंशी के साथ साथ पितृवंशीय भी उत्तराधिकारी नियम देखने को मिलते हैं। दूसरा है आयु एवं वरीयता के आधार पर भी उत्तराधिकार। देखो, जब संपत्ति का संचरण संपत्ति से स्वामी को सबसे बड़ी संतान को दिया जाता है तो उसे हम जेठाधिकार कहते हैं, किंतु जब संपत्ति का संचरण संपत्ति के स्वामी की सबसे छोटी संतान को किया जाता है तो उसे हम कनिष्ठाधिकार कहते हैं। पितृवंशीय समाजों में जेठाधिकारी का सबसे बड़ा पुत्र तथा कनिष्ठाधिकारी सबसे छोटा पुत्र होता है, जबकि मातृवंशीय समाजों में सबसे बड़ी लड़की जेठाधिकार एवं सबसे छोटी लड़की कनिष्ठाधिकार को होता है। जूली जनजाति में सबसे बड़े पुत्र नूटकाम को संपत्ति का अधिकार होता है। कजाक लोगों में भी यही प्रथा है, किंतु छोटे भाई की संपत्ति देने से पूर्व संपत्ति के स्वामी द्वारा बड़े भाई के लिए कुछ साधन जुटा दिए जाते हैं, जिसकी आवास का उत्तराधिकार छोटे पुत्र को होता है, जबकि अन्य प्रकार की संपत्ति जेठ भतरा को ही दी जाती है। अगला है वरीयत स्वेच्छा। देखो, आधुनिक विकसित समाजों में संपत्ति के स्वामी का वह अधिकार होता है कि वह अपनी संपत्ति किसी को वरीयता दे दे। इसके लिए वह वरीयता नामा लिख देता है। उसकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति संबंधित व्यक्ति या संस्था को प्रदान की जाती है। मृत्यु व्यक्ति के गोत्र से भी उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाता है। भारत की मात्र सत्तात्मक जनजाति गारों में भी उत्तराधिकार के लिए पुत्रियों में से भी किसी एक का चयन किया जा सकता है। लास्ट अंत में है अन्य आधार। उपरोक्त वर्गीकरण में ये नहीं समझा लेना चाहिए कि सभी समाजों में संपत्ति संचरण में इन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। संपत्ति संचरण के नियम बहुत बिल्कुल विस्तृत हैं और वह अवस्था है जिसमें समुदाय की संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की हस्तांतरित की जाती है। मातृवंशीय ट्राइबांडा लोगों में एक व्यक्ति अपनी कुछ संपत्ति एवं जादू अपने पुत्र को देता है, न कि भांजे को। संपत्ति उत्तराधिकार में लिंग के आधार पर किया जाने वाला श्रम विभाजन की महत्वपूर्ण पक्ष है। एक सामान्य प्रवृत्ति ये भी देखने को मिलती है कि पितृवंशी अथवा मातृवंशी उत्तराधिकारी पर ही लोग अधिक जोर देते हैं और संपत्ति जेठ या कनिष्ठ पुत्र अथवा पुत्री को हस्तांतरित की जाती है, किंतु इन नियमों के में समय व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन पाया जाता है। उत्तराधिकारी में संपत्ति की स्वामी की इच्छा, उत्तराधिकारी की आयु, लिंग एवं अन्य विशेषताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। कभी कभी पुरुष के अभाव में स्त्री की संपत्ति विरासत में मिलती है तो कभी स्त्री पुरुष में किसी एक को, कभी कभी उत्तराधिकारी छोटा होता है तो उस युवा होने पर संपत्ति किसी रिश्तेदार के संरक्षण सौंप दी जाती है।